बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे स्ट्रोक। और स्ट्रोक क्या चीज़ है? स्ट्रोक जो है ये सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ वैस्कुलर एटियोलॉजी लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स। यानी स्ट्रोक किस वजह से होता है? ये इंटरप्शन होती है किस चीज़ की? ब्लड सप्लाई की। कौन सी ब्लड सप्लाई की? जो ब्रेन को है ब्लड सप्लाई। यानी इंटरप्टमेंट अगर उन ब्लड वेसल्स में हो जाए जिनकी सप्लाई ब्रेन को है, तो उसकी वजह से अगर न्यूरोलॉजिकल कोई डेफिसिट होता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर उसकी वजह से होता है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक दो तरह का है। एक तो इस्कीमिक स्ट्रोक, इस्कीमिक इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है कि डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन पेरेन्काइमा या ब्रेन टिश्यू। यानी ब्रेन के जो टिश्यू है इसको इंट्रैपमेंट हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए और उसकी वजह से ब्रेन जो टिश्यू है वो इस्कीमिक या नेक्रोसिस या डेथ ऑफ अगर ब्रेन टिश्यू होता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो एक तो इस्कीमिक स्ट्रोक है। और इस्कीमिक स्ट्रोक किस वजह से हो सकता है? ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, एम्बुलस की वजह से हो सकता है, थ्रम्बस की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा एयर एम्बुलाई भी अगर कार्डियक डिफेक्ट है और वहां से अगर शंट है राइट टू लेफ्ट तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। यानी उन लोगों में जिनमें अगर कोई कॉन्जेनाइटल कार्डियक एनोमलीज है तो उनमें एक छोटा एयर बबल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिर्फ ब्रेन के हवाले से नहीं, वो कहीं पे भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एयर बबल को वैसे ही प्रिवेंट करना चाहिए, लेकिन स्पेशली उन लोगों में जिनमें अगर पहले से कोई डिजीजेस हैं या कोई कार्डियक एनोमलीज हैं तो उनमें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। थ्रम्बस और एम्बुलाई में क्या फर्क है? अगर ये ब्लड वेसल है और यहां पे थ्रम्बस बनता है तो और ये ब्लड वेसल के साथ हो तो ये थ्रम्बस है। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ ये जो थ्रम्बस है ये यहां से निकल जाए, यहां से डिसलॉज हो जाए और फिर ये सर्कुलेशन में आ जाए तो ये एम्बुलाई है। तो ये एम्बुलाई जाके उन ब्लड वेसल्स में जिसकी सप्लाई अगर ब्रेन को है वहां आके अगर ये ब्लड सप्लाई को इम्पेयर करता है तो इसकी वजह से स्ट्रोक होगा। अब ब्रेन की ब्लड सप्लाई कौन सी है और कहां से है? एओर्टा से जो बड़ी आर्टरीज निकलती हैं, राइट सेफेलिक ट्रंक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये जो दोनों सबक्लेवियन आर्टरीज हैं इनसे आर्टरीज निकलती है। कौन सी आर्टरी? वर्टेब्रल आर्टरीज। और ये वर्टेब्रल आर्टरीज क्योंकि पीछे से आती है तो ये पीछे से आएंगी और ये जो कैरोटिड आर्टरीज है लेफ्ट एंड राइट ये फिर दो में डिवाइड होती हैं, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहां से भी निकलती हैं। तो ये आर्टरीज ऊपर को जाती है पीछे की साइड से, यहां से पीछे की साइड से यहां से जाती हैं ब्रेन को। और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं ये यहां से स्कल से होते हुए ब्रेन के अंदर जाती हैं और ये यहां पे जाके एक सर्कल बनाते हैं और उसको कहते हैं सर्कल ऑफ विलेस। ये सर्कल ऑफ
विलस बनाती हैं और ये सर्कल ऑफ विलस जो है इसकी सप्लाई ब्रेन को है। तो यहाँ पे अगरचे जो थ्रम्बस है या एम्बुलाई है वो कैरोटिड आर्टरीज में आ जाए, वर्टेब्रल आर्टरीज में, या फिर सर्कल ऑफ विलस में जाके ब्रेन में कहीं जाके प्रॉब्लम करे और वहां की ब्लड को इम्पेयर्ड करे, तो उसकी वजह से ब्लड इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्रेन टिश्यू को कम हो जाएगी या नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यूज जो है वो उनकी डेथ होगी, इस्कीमिक डेथ होगी ब्रेन टिश्यू की। इस्कीमिया क्या है? इस्कीमिया जो है वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू है, यानी किसी टिश्यू को ब्लड की सप्लाई कम हो जाए। ये तो इस्कीमिक स्ट्रोक था। इसके अलावा एक दूसरा जो स्ट्रोक है वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स जो है ये रप्चर हो जाती है। ब्लड वेसल्स यानी जो सर्कल विलस है, ये जो ब्लड वेसल्स है अगर ये रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक होगा। और ये ब्लड वेसल्स क्यों रप्चर हो सकती हैं? एक तो ये कि अगर सर्कल ऑफ विलस में एनोमलीज हो, एनोरिज्म फॉर्म हो गया हो। एनोरिज्म क्या है? अगर ये ब्लड वेसल है और इसमें यहां पे आउट पाउचिंग बन जाती है, आउट पाउचिंग हो जाए, इसको एनोरिज्म कहते हैं। और ये मैलफॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल है और ये कॉन्जेनाइटली हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये वीक एरिया है और ये एरिया यहां से रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होगा। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि ये उसमें अगर एनोरिज्म नहीं भी है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है, ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि ये ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है और यहां से ब्लड लीक कर सकता है, तो ये स्ट्रोक करेगा। सही, इसको वास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। सही, तो स्ट्रोक को वास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो यहां पे जाके ये ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर निकलेगा। और ब्लड अगर बाहर निकलता है ब्रेन के अंदर तो ये करेगा क्या कि एक तो ये जो ब्लड वेसल अगर आगे जा रही है, आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज। दूसरा क्या है कि ये अगर यहां पे ब्लड वेसल रप्चर होती है तो यहां ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये करेगा क्या कि सराउंडिंग जो टिश्यू है इसके ऊपर प्रेशर इसको कंप्रेस करेगा और टिश्यू को जब ये कंप्रेस करेगा तो ये न्यूरोलिक नर्व्स जो है, ये यहाँ की जो नर्व्स हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। और फिर स्ट्रोक की वजह से होता क्या है? स्ट्रोक की वजह से स्ट्रोक जिस एरिया में होगा उससे रिलेटेड वो एरिया जिस जगह को सप्लाई कर रहा है वहां का स्ट्रोक होगा या पैरालिसिस होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये किसी ऐसी जगह पे होता है कि जिसका जो ताल्लुक है वो किस चीज से, वो स्पीच से है, बोलने से उसका ताल्लुक है, तो एफेजिया हो जाएगा। एफेजिया क्या है कि बोल नहीं सकेगा, यानी मरीज बोल नहीं सकेगा। दूसरा ये कि अगर ऐसा कोई एरिया जिसकी मोटर सप्लाई है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। अब पैरालिसिस कहां का होगा? ये एक बार फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हेमोरेज हुआ है, जो एरिया डेफिसिट हुआ है ब्लड की वजह से,
उस एरिया से रिलेटेड पैरालाइसिस होगा। यानी पैरालाइसिस जो क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये चले जाएं। ये मुमकिन है कि किसी को अगर पैरालाइज होता है तो हेमीप्लेजिया हो जाए। उसमें क्या है कि वन साइड ऑफ द बॉडी जो है इसका पैरालाइसिस होता है। पैराप्लेजिया भी हो सकता है, कोई एक लिम्ब चला जाए। इसके अलावा क्योंकि ब्रेन की जो सप्लाई है वो आइज को भी है और सेंसरी नर्व सप्लाई भी है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पैरालाइज कि किस एरिया में स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक चाहे हेमोरेजिक हो या इस्कीमिक हो, उससे जो फोकल न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट पैदा होगा, यानी ये ब्रेन का जो एरिया जाएगा, ब्रेन के उस एरिया की जिस जगह को सप्लाई है उस जगह की जो रिलेटेड फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। यानी अगर सेंसरी फंक्शन है तो वो जाएगा, अगर मोटर है तो वो जाएगा। इसके अलावा यहां पे हमने एक बात की थी कि सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ये यानी एकदम से होगा। दूसरी बात कि वेस्क्यूलर, यानी इसकी जो वजह होगी वो क्या होगी, वो वेस्क्यूलर लीजन हो सकता है, होगा। इसके अलावा स्ट्रोक होने में की एक और वजह है, एक और चीज हो सकती है, ट्यूमर की वजह से। ट्यूमर की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। और यहां पे हमने बात की थी कि अगर ये लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स, मतलब ये है कि ये 24 घंटे से ज्यादा फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक स्ट्रोक होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, TIA। तो अगर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसमें क्या होता है कि किसी पेशेंट को पैरालाइज तो हो जाता है, हेमीपैरेसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस और हेमीपैरेसिस में क्या फर्क है कि पैरालिसिस जो है वो लॉस ऑफ मूवमेंट है, और पैरालिसिस में क्या होता है कि इसमें सिर्फ वीक हो जाता है वो एरिया। यानी पैरालिसिस फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो सकता है कि बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन पैरालिसिस में क्या होगा कि उसमें मूवमेंट तो है लेकिन मूवमेंट जो है वो वीक होगी। होगा क्या कि जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जब होता है उससे डेफिसिट हो तो जाता है, लेकिन होता ये है कि 24 आवर के बाद इसमें कोई डेफिसिट नहीं रहता और पेशेंट जो है वो 24 घंटे के अंदर कंप्लीटली अपनी जो मूवमेंट है वो वापस गेन कर लेता है और कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उसको रहता नहीं है। तो अगर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ना रहे 24 घंटे के बाद, तो फिर वो क्या है, वो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक था। तो वो क्या है, वो इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसको 24 आवर के बाद रहना है, तब कहीं जाके ये डेफिनेशन बनती है स्ट्रोक की। लेकिन ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो है ये 24 घंटे से पहले अपनी मूवमेंट रीगेन कर लेता है और कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहता नहीं है। अब हमने कहा कि अगर एनोरिज्म फॉर्म होता है, एनोरिज्म क्यों फॉर्म हो सकता है, ये कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, यानी छोटे बच्चे भी इस प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यंग एज में अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसको एनोरिज्म यानी आर्टरियल मालफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी बात, क्योंकि ट्यूमर ये भी एज रिलेटेड नहीं है, तो ट्यूमर भी यंग एज में हो सकता है और यंग एज में अगर ट्यूमर होता है तो इसकी वजह से स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हेमोरेजिक जो स्ट्रोक है, क्योंकि ज्यादातर ओल्ड एज में होगा, लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर यंग एज में भी बढ़ सकता है और ये स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन लेस पॉसिबल है एज कंपेयर टू ओल्ड एज। यानी जो लोग ज्यादा उम्र के हैं
उनमें ज्यादा मुमकिन है, क्योंकि उनमें ब्लड एक तो ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, दूसरा ये कि उनमें ब्लड प्रेशर, क्योंकि परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर उनको रहता है। इसके अलावा इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें तो ये हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक कंडीशन अगर होती है, जिन लोगों का अगर कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, या अगर इसके अलावा कोई एम्बोलाई थ्रम्बस अगर आ जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। एयर एम्बोलाई इसकी एक वजह हो सकती है। स्ट्रोक जब अगर होता है तो इसमें होगा क्या, एक तो मुमकिन है कि कोई उसकी ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो सडन ऑनसेट हो और उसकी कोई हिस्ट्री भी ना हो ब्लड प्रेशर की। लेकिन होगा क्या, प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी कि एक तो सीवियर हेडेक होगा इसको, सीवियर हेडेक होगा, यानी इसको वर्स्ट हेडेक ऑफ पेशेंट्स लाइफ भी कहते हैं, यानी उसको जिंदगी में कभी इतना शदीद सर का दर्द नहीं हुआ होगा जितना इस दौरान होता है। इसके अलावा क्या होगा, इस पेशेंट को इसके अलावा हेडेक के अलावा क्या होगा कि इसको फीवर हो सकता है, ये पेशेंट फीवर के साथ हो सकता है। और जब भी अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड लीक करता है तो इसका प्रेशर नर्व्स के ऊपर और मेनिंजेस के ऊपर पड़ेगा, तो इससे नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग पेशेंट को हो सकती है। इसके अलावा कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। इसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है। और इसके अलावा स्ट्रोक में डेथ भी हो सकती है। अब इसको जानने के लिए जो इनिशियली जो टेस्ट अगर कराते हैं तो वो सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन क्या करता है कि एक तो फर्क करता है इस्केमिक स्ट्रोक में और दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक में। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है बाकी चीज़ों को जानने के लिए उसकी एक लिस्ट है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और फिर ट्रीटमेंट के हवाले से जो बात हमने करनी है वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे।